उस वक्त ये अफवाह काफी फैलाई जाने लगी कि सोनिया गांधी एक बार डांसर है जो कि इटली के एक क्लब में काम किया करती थी। हालांकि ये बात तो सच थी कि सोनिया गांधी कैम्ब्रिज में अपनी पढ़ाई के दौरान एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेटर का काम किया करती थी। सोनिया गांधी पीएम पद की शपथ लेने से ठीक 48 घंटे पहले मना कर देती है और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे कर देती है, जो कि भारत के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, जिन्हें आगे चलकर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाने लगा। क्या है सोनिया गांधी की कहानी और उनकी मुलाकात राजीव गांधी से कब और कैसे हुई, और कैसे इटली में पैदा हुई एक लड़की एडविज एंटोनियो एल्बिना भारत की सोनिया गांधी बनती है। जाने आज की इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। 21 मई 1991 रात के 10:10 पर तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में अचानक से एक बड़ा धमाका होता है, जहां राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए वहां भाषण देने पहुंचे थे। लेकिन जब राजीव गांधी सबसे मिलते और हाथ मिलाते हुए स्टेज की तरफ आगे बढ़ने लगे, तो तभी एक 22 साल की लड़की धनु उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है, और वह जैसे ही नीचे झुकती है, एक बड़ा बम धमाका होता है, जिसमें राजीव गांधी जी की बड़ी ही दुखद तरीके से मृत्यु हो जाती है। इस धमाके तुरंत बाद वहां की लोकल पुलिस और सभी सीक्रेट एजेंसीज एक्टिव हो जाती हैं, और राजीव गांधी जी की हत्या की पुष्टि होने के बाद यह खबर सबसे पहले फोन कर दिल्ली में पीएमओ ऑफिस तक पहुंचाई जाती है। उस वक्त सोनिया गांधी दिल्ली में ही अपने सरकारी बंगलों में थी, जिस वक्त उन्हें फोन कर ये जानकारी दी गई, जिसे सुनकर उन्हें पहले तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि राजीव गांधी अब इस दुनिया में नहीं है। फिर उसके ठीक अगले ही दिन यानी 22 मई 1991 को राजीव गांधी जी का पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ चेन्नई से दिल्ली लाया गया, जहां उनका पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ये पिछले 7 साल में दूसरी बार था कि भारत को अपना प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री इस तरह से खोना पड़ा हो। हालांकि उस वक्त राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे और लोकसभा के इलेक्शन भी चल ही रहे थे, जिसमें पहले फेज की वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन दूसरे और तीसरे फेज की वोटिंग होना अभी बाकी थी, और उस वक्त देश के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, जिसके चलते इस इंसिडेंट के बाद सभी देशवासियों के मन में राजीव गांधी जी के प्रति काफी सहानुभूति थी, और कांग्रेस पार्टी भी 1991 का चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाती है, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उस वक्त तक सोनिया गांधी पॉलिटिक्स में आई नहीं थी, और ना ही वो इस हालत में थी कि राजीव गांधी जी के बाद वो उनका पद संभाल सके। लेकिन फिर साल 1996 का इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी के प्रेसिडेंट सीतारमन केसरी से खुश नहीं थे, और वो उनके खिलाफ खुलकर बगावत पर उतर आते हैं, जिसके चलते कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के आग्रह करने पर साल 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट बन जाती हैं, और राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के 7 सालों बाद जाकर वो फाइनली पॉलिटिक्स में एंटर करती हैं, और साल 1999 में अमेठी से चुनाव जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लीडर ऑफ ओपोजिशन का रोल निभाती है। लेकिन फिर साल आया 2004 का, जो कि सोनिया गांधी की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसमें वो भारत की अगली प्रधानमंत्री बनने वाली थी। लेकिन वो शपथ लेने से ठीक 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री बनने से मना कर देती है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम सजेस्ट करती है। दरअसल होता क्या है कि साल 2004 में कांग्रेस पार्टी की यूपीए अलायंस को लोकसभा इलेक्शन में मेजोरिटी हासिल होती है, और पूरी यूपीए अलायंस पीएम पद के लिए सोनिया गांधी का नाम सजेस्ट करती है। लेकिन जैसे ही ये बात मीडिया में आने लगी, तो उस वक्त के कई सारे विपक्षी नेता और आम लोगों को ये बात मंजूर नहीं थी कि कोई दूसरे देश में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बने। उनका कहना था कि कैसे कोई दूसरे देश से आया व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख या जुडिशरी चीफ जैसे इतने अहम और इम्पोर्टेंट संवैधानिक पद को संभाल सकता है। इवन हमारे देश के जवान या नेशनल सिक्योरिटी में काम करने वाले किसी भी ऑफिशियल को किसी बाहर के व्यक्ति से शादी करनी हो, तो उसके लिए उसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके बाद जाकर ये इंश्योर किया जाता है कि वो किसी भी ऐसे पद पर ना हो जो देश की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हो। ये सभी तर्क वितर्क उस वक्त सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर विपक्षी पार्टियों और कई सारे आम लोगों द्वारा दिए गए थे, जिसके चलते 18 मई 2004 को सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री बनने के बजाय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम सजेस्ट करती हैं, ताकि कोई भी उन पर आरोप ना लगा सके। सोनिया गांधी के इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया था। किसी को भी इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो खुद प्रधानमंत्री बनने के बजाय किसी और का भी नाम सजेस्ट कर सकती हैं। इवन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को यह बताया गया कि वो भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो उन्हें खुद इस बात पर यकीन नहीं हुआ।
लेकिन फिर 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह राष्ट्रपति भवन में पीएम पद की शपथ लेते हैं और ऐसे वो भारत के एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिन्होंने ना तो कभी अपने सपने में प्रधानमंत्री बनने का सोचा था और ना ही उनकी कभी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक इकोनॉमिस्ट थे जिनकी छवि एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन की थी और वो गांधी परिवार के भी काफी लॉयल माने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपनी अथॉरिटी पर फैसला थोपने के बजाय कॉम्प्रोमाइज और सबकी सहमति के साथ मिलकर चलना पसंद करते थे। लेकिन इन सभी बातों के कारण ही उन्हें लीडर नहीं बल्कि केयर टेकर पीएम कहा जाने लगा। तो इस सोनिया गांधी के कहने पर पीएमओ द्वारा एनएसी यानी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाता है, जिसकी वो चेयरपर्सन बनती है। अब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, जो ना तो आज से पहले कभी एग्जिस्ट किया करती थी और ना ही 2014 के बाद कभी एग्जिस्ट करी। ये एडवाइजरी काउंसिल स्पेशली सोनिया गांधी के लिए ही बनाई गई थी, ताकि वो बिना पीएम बने एक पैरेलल पीएमओ की तरह काम कर सके, जहां से वो पॉलिसी डायरेक्ट किया करती थी और अपने मास लीडर होने की भी इमेज बनाए रखती थी। लेकिन उनका इन्फ्लुएंस पीएमओ ऑफिस और सभी मिनिस्टर्स पर इतना था कि उसे शैडो कैबिनेट बोला जाने लगा, जहां सोनिया गांधी एनएससी के चेयरपर्सन के रूप में पॉलिसीज बनाया करती थी, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा इम्प्लीमेंट करवाया जाता था। इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जो मीडिया एडवाइजर थे मिस्टर संजय बारू, वो अपनी बुक दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं कि उस वक्त सभी चीजों को ऐसे मैनेज किया गया था कि जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, लेकिन कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो कोई ऑर्डर पास कर सके। इसीलिए उस वक्त की विपक्षी पार्टियों द्वारा ये आरोप लगाया जाता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक रिमोट कंट्रोल पीएम है, जिसका पूरा कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब भी हमारे देश में किसी दूसरे देश का राजनेता आता था, तो नॉर्मली उसे हमारे देश के पीएम द्वारा ही होस्ट किया जाता था और बाकी कैबिनेट के मिनिस्टर से इंट्रोडक्शन भी खुद पीएम ही करवाते थे। लेकिन साल 2004 से 2014 तक जब भी हमारे देश में कोई राजनेता आया, तो उसे हमारे देश के प्रधानमंत्री से पहले सोनिया गांधी मिला करती थी, जबकि वो सिर्फ एनएससी की चेयरपर्सन थी, ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर थी। इनफैक्ट कई मीटिंग्स में तो यहाँ तक देखने को मिला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कुर्सी को सोनिया गांधी की कुर्सी के पीछे अरेंज किया जाता था, कि मानो हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं बल्कि सोनिया गांधी हो। लेकिन आपके मन में अभी भी ये सवाल होगा कि सोनिया गांधी की मुलाकात राजीव गांधी जी से कब और कैसे हुई। दरअसल सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के एक गांव में हुआ था, जिनका असली नाम एडविज एंटोनियो एल्बीना था। लेकिन उस वक्त इटली में रशिया का काफी इन्फ्लुएंस हुआ करता था और उनके जो रशियन नेबर्स थे वो उन्हें प्यार से सोनिया कहकर बुलाया करते थे, जो कि आगे चलकर उनका निक नेम भी बन जाता है। और वो जब राजीव गांधी जी से शादी कर कर इंडिया आती है, तो उनके सभी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट में भी इसी नाम का यूज किया गया। तो हुआ क्या कि सोनिया गांधी अपनी स्कूलिंग तो वहीं के एक कैथोलिक स्कूल से पूरी करती है, जो कि एक चर्च हुआ करता था। लेकिन फिर साल 1960 में सोनिया गांधी इंग्लिश का कोर्स करने के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर जाती है, जहाँ के एक रेस्टोरेंट में वो पार्ट टाइम वेटर का भी जॉब किया करती थी, ना कि कोई बार डांसर का। और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि सोनिया गांधी ने कभी किसी बार डांस में काम किया है। तो वहीं उनकी मुलाकात राजीव गांधी जी से भी उसी रेस्टोरेंट में होती है, जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी, जहाँ उन दोनों को प्यार होता है और साल 1968 में इंडिया आकर वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो ये थी कहानी सोनिया गांधी की। आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस राजनेता पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।